हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। काफी सिंपल है, स्पीड में करेंगे। तो इसको तो इसलिए भी जानते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट क्योंकि ये हम 10th क्लास में कर चुके हैं। एक फॉर्मूला हमने यूज किया था H = I²RT। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया होगा तो हीट यानी एक सर्किट है, ये एक बल्ब है, इसके अंदर से एक पोटेंशियल डिफरेंस या मैं अब तो क्या बोल सकता हूँ ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्ट किया। ये बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कुछ भी है, हम इसको नहीं समझते। अब देखते हैं, सबसे पहले ये बल्ब हम कुछ देर बाद टच करते हैं तो इट इज वार्म, और कुछ देर बाद देखते हैं तो हॉट, और उसके बाद देखते हैं तो हॉट बहुत ज्यादा, और उसके बाद तो कुछ नहीं मत क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले जब मैं बल्ब ऑन नहीं किया तो ठंडा है, थोड़ा गर्म, ज्यादा गर्म, फिर तो इतना ये हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा क्या हुआ कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ, तो ये चीज तो अलग है कि यहाँ पर एनर्जी आई। यानी सबसे पहली चीज हीटिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट प्लस लाइट एनर्जी, हीट प्लस लाइट एनर्जी। इसीलिए तो बल्ब है भाई, लाइट रोशनी भी पैदा की और हीट गर्मी भी पैदा की। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमें एक चीज तो समझ आ गई। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले करंट होना चाहिए, अगर करंट ही नहीं है तो ना तो ग्लो करेगा ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। यानी पहली चीज हीट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन करंट, ठीक है। स्केयर अलग है, क्यों? क्योंकि राउंड ऑफ चाहिए मुझे। हीट इज डायरेक्टली स्केयर ऑफ द करंट। दूसरी चीज, जब यहाँ पर लाइट तो प्रोड्यूस होगी लेकिन कोई एक ऐसी चीज थी ना जो इलेक्ट्रिकल फ्लो को अपोज कर रही है, तो दो चीज आपस में टकराएंगे तभी तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ऑपोजिशन वाला जो फोर्स होता है उसको मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस होना भी जरूरी है। दूसरी चीज, मैंने बल्ब को क्या किया, ऑन ऑफ, पर कहा यार हीट तो पैदा ही नहीं, ऑन ऑफ नहीं, थ्योरी गलत, साइंस गलत। तो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा चाहिए हमें टाइम, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सबसे ज्यादा क्या चाहिए हमारा, टाइम पीरियड, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर इसको टेम्परेचर लिख लो, मैं कहूंगा चलो टेम्परेचर लिख लेते हैं। TH = I²RT, T फॉर टेम्परेचर। यानी जब हम टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, जब जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा। तो इस सब को जब ज्वाइन किया तो मेरा फॉर्मूला I²RT। इसको कई तरीके से को कर सकते हैं। I² को मैं I × I × R × T, और इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, H = IR by using Ohm's law, VIT। एक नया फॉर्मूला बन गया। यानी मुझे हीट निकालनी हो तो वोल्टमीट पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा हो, करंट भी, टेम्परेचर भी, तो हीट निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस करंट और टेम्परेचर का रिलेशन या टाइम का रिलेशन दे रखा होता है, ये रिलेशन यूज करेंगे। अगर इसकी जगह मुझे R की जगह H = I² × R की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, V × I/T by using Ohm's law। R = V/I। मैंने इस R की जगह क्या लिख लिया, V/I। I से I कट गया तो फॉर्मूला देखो वही बना ना, VIT, VIT। दोनों ही फॉर्मूले से मुझे क्या मिल रहा, यानी ये रिलेशन दे रहा है जब हीट निकालनी हो, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो, व्हेन करंट एंड रेजिस्टेंस आर अवेलेबल, टाइम तो जरूर मिलेगा। ये क्या है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, दिस इज द combination या मैं कहूँ relation of heat with respect to current and resistance, this is the relation of heat with respect to potential difference and current। और ये क्या, इसका क्या कहते हैं, I²R का एक रिलेशन और बना लेंगे, H = I²R, यानी V = IR, I = V/R, और I² है तो V²/R। तो H = I²R, I की जगह क्या लिख लो, V²/R² into R into T। तो ये क्या बन गया, R से R गया तो H = V²
T/R। ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया हीट का, किसके साथ में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इज अवेलेबल। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान सा चीज है। तो इसके ऊपर ना तो कोई न्यूमेरिकल आता, और मैं तो अभी कहता ही नहीं कि 12th में इसको कोई पूछता भी है, फिर भी एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे लेंथ का है कि भाई एक लेंथ की इतनी पावर है, लेकिन उससे पहले एनर्जी की बात हो रही है। तो सबसे पहले SI यूनिट ऑफ पावर हम जानते थे किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर, 1 मार्क क्वेश्चन MCQ में जरूर आता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, यानी कन्वर्जन ऑफ पावर इनटू एनर्जी। पावर क्या होता है, रेट जितना ज्यादा वर्क डन इनटू टाइम। तो क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 10 टू रेज़ पावर 9 जूल, कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में जरूर है MCQ में। तो इसका ऑप्शन देखो, 1 किलो वाट आवर, वाट आवर, वाट आवर, ठीक है। 1 किलो वाट, 1 किलो वाट मीन्स 1000 वाट, 1000 वाट इनटू आवर। 1 आवर में SI यूनिट में जो टाइम होता है वो सेकंड्स, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा, 3600 सेकंड्स। इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया E इज इक्वल टू 1000 into 36, 3 6 1 2 3 और 5 मीन्स अगर इसको कुछ फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 10 रेज़ टू पावर 6 जूल लिख सकता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 तो 0 होगी, एक पॉइंट भी बढ़ा दिया मैंने। तो इसका ऑप्शन ए ऐसे मिलेगा आपको, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 जूल। बी ऑप्शन मिलेगा 3.6 माइनस के इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। सी ऑप्शन मिलेगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। और डी ऑप्शन मिले क्या पता 1000 जूल। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। या फिर ऐसा मिल जाए माइनस ऑफ 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 जूल। देखो माइनस विदाउट माइनस, माइनस विदाउट माइनस, विदाउट माइनस, विदाउट माइनस, विदाउट माइनस, माइनस माइनस, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल्स, ठीक है। जूल के सीजीएस सिस्टम में जो ऐसा यूनिट है वो आल्स होती है, तो इस चीज को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। 1 मार्क क्वेश्चन यहीं से बनता है, ऐसे ही यूनिट से बनते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर